कैसे हो बच्चों। चलिए अभी हम दूसरा जो स्वाध्याय है उसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से, तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आईं उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो चलिए इस कविता के ऊपर से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है। तो हिमालय हमें कौन सा क्या संदेश देता है। हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे, प्राण यानी हमारा जो वचन है, हमारी जो शपथ है उसके ऊपर, और हमारा जो रास्ता है उसके ऊपर हम टिके रहेंगे, तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। अभी देखिए, हमारे जीवन में अगर हमें कुछ भी बनना है तो आपने तय कर लिया कि मुझे ये बनकर ही रहना है, तो आप अगर अपने मार्ग पर डटे रहेंगे ना, तो आपकी सभी इच्छाएं जो है आपकी बनने की, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डटे रहें तो निश्चित मार्ग पर आपको अटल रहना है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। आप कोई भी आप अपना गोल तय करते हो और उसमें अगर आपको मुश्किलें तो सभी जगह पर आएगी, लेकिन अगर आपको कुछ बनना ही है, आपने जो भी तय कर लिया उसमें कहीं कोई भी मुसीबत आए, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं और ना ही भयभीत होना है, हिमालय की तरह। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है। तो उसका उत्तर है, हिमालय ने सभी बाधाओं को डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। ठीक है। जैसे आपको भी अपने पथ पर, जहाँ पर भी आपको पहुँचना है, वहाँ आपको अपने पथ से हिलना नहीं है, डटकर आपको अपना पथ पर आगे बढ़ना है और अपना जो लक्ष्य उसे छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य का भावार्थ क्या है, इसका जो समझाने का पूरा काव्य है वो क्या बताना चाहता है। तो उत्तर है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ आती हैं, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। देखिए, अभी कितनी अभी तो कुछ भी आपको बनना है तो सभी बहुत ही असंभव जैसा लगता है अभी, लेकिन जब आप अपने पथ और प्रण पर टके रहेंगे, अटल रहेंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो योग्य शीर्षक इसका क्या है, हिमालय का संदेश। ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने। फिर प्रश्न नंबर 3 है, एक चित्र दिया गया है, जो चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। इसमें ये जो चित्र है, इसमें ये शब्द आपको जरूर लेने हैं, फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। तो चलिए इसको दर्शाते हुए हम अभी वाक्य लिखते हैं। सॉरी, इसमें कविता लिखनी है, वाक्य नहीं। तो चलिए अभी इसका उत्तर है, धीरे 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 बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं। तो देखिए कितने हमारे 3 शब्द तो आ गए हैं। वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। ऐसे आपको एक कविता लिखनी है। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। ठीक है। ऐसे ही आपको ये पूरी कविता है वो लिखनी है चित्र के ऊपर से।
फिर चलिए आगे देखते हैं। अभी प्रश्न नंबर 4 है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो इसमें माँ खादी को चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। इसमें ये जो है काव्य पंक्ति, ये हमको पूरी करनी है। तो इसमें आगे लिखते हैं, माँ खादी को चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आँखों को चश्मा पहना दूं। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। ऐसे आप ये काव्य पूरा कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण करना है काव्य को। और अभी आगे है भाषा सज्जता। अभी भाषा सज्जता में है संज्ञा। तो संज्ञा का प्रयोग, अभी आप संज्ञा के बारे में सीख चुकी हैं, है ना। कौन कौन से संज्ञाएं होती है। संज्ञा के प्रकार हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से संज्ञाएं हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए, यानी उसका प्रकार बताना है। तो सोना कीमती धातु है, उसमें संज्ञा कौन कौन सा शब्द है। एक तो सोना और धातु। तो सोना है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और धातु है वो जातिवाचक संज्ञा। धातु में कई प्रकार के धातु होते हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है ना, वो सब। तो धातु है वो एक वर्ग की बात बता रहा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। और सोना यानी एक द्रव्य है, वो धातु का एक प्रकार है, यानी वो द्रव्यवाचक आएगा। द्रव्य में आप ये कोई भी धातु के नाम आ जाए, चाहे सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सब द्रव्यवाचक है। और दूसरा है, गंगा पवित्र नदी है। तो गंगा है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी है वो जातिवाचक संज्ञा। सभी नदियों की जाति बताती है कि नदी में कोई भी नदी आ सकती है। पूरी नदी का जो समूह होता है, नदियों की जो गंगा है, यमुना है, उन सबको एक ही शब्द बताया जाए तो नदी कोई भी हो सकती है। तो इसलिए नदी है वो जातिवाचक संज्ञा, और गंगा है वो एक ही नदी का नाम है, एक ही जगह पे वो है, जो हमें पता है हमारे भारत में है। तो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा है उमंग, दौड़ रहा है। अभी उमंग है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें। दूसरा है दल जा रहा है। दल ये है वो समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि एक दल एक कितने सारे लोगों से बना होता है, इसलिए वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। और आगे है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। अभी राजेश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भय है वो भाववाचक संज्ञा है। भय, क्रोध, प्रेम, वो सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर जंगल है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। इसमें ये विधान सिर्फ पढ़ने और समझने हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। इसमें देखिए एक साड़ी है, तो एक साड़ी, एक से ज़्यादा है तो साड़ियाँ। तो साड़ियाँ लिखेंगे तो ड है उसकी, ई है वो छोटी ई हो जाएगी बड़ी में से, और पीछे यहाँ लग जाएगा। फिर है, बगीचे में एक लड़का है, और उसका बगीचे में कई लड़के हैं। एक से ज़्यादा होने से लड़के हैं, ऐसा बोला जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ, और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया है, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था। तो एक लुटेरे की बात है इधर, तो हम लिखेंगे इसको, हमें लुटेरों का डर था। मुझे का हमें हो जाएगा, वो भी बहुवचन हो जाएगा, और लुटेरे का लुटेरों हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है, पक्षी ने उड़ान भरी। तो इधर हम लिखेंगे, पक्षियों ने उड़ाने भरी। ये उड़ान का भी उड़ाने हो जाएगा, और पक्षी का पक्षियों। तो इसमें श का पक्षी में जो है एक शी, ये इसमें बड़ी है, और उसमें पक्षियों में छोटी हो जाएगी, और यों लग जाएगा पीछे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है, उसने मुझे मिठाई दी। तो उसका बहुवचन हो जाएगा, उसने का हो जाएगा उन्होंने, और मुझे का हो जाएगा हमें, और मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ।
और दी के ऊपर डॉट हो जाएगा दी, ऐसे करके मिठाइयाँ दी। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े व काले शब्द को समझिए। इसमें जो है, इसमें भी ये जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा है, वही आपको बताना है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा के रूप में हम देखेंगे तो बच्चे प्रार्थना करते हैं, और है उसका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। फिर आगे है दूसरा, नदी की चौड़ाई अधिक है। तो अब इसमें भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं। तो इसमें हमने ये जो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हमने ये भाववाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा में हमने संज्ञा का रूप दे दिया है। ठीक है। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई है। सिर्फ प्रार्थना होने से वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन प्रार्थनाएं लिखेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर ऐसे ही चौड़ाई है वो भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर चौड़ाइयाँ हम लिखेंगे तो वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, इतना जानिए। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें विज्ञान ने दूरी को कम किया है, तो उसका होगा विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। दूरियां आएगी, इसमें भी री है, ई है, वो छोटी हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा। दूरियां कम हो गई हैं, विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। तो ये इसका भाववाचक जातिवाचक संज्ञा में हमने परिवर्तित किया। फिर दूसरा, नदी की लंबाई अधिक है। इसमें लंबाई है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम लिखेंगे नदी की लंबाइयाँ अधिक हैं, तो लंबाइयाँ है वो, इसमें भी ये बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, तो वो है जातिवाचक संज्ञा, लंबाइयाँ है वो। फिर ये है योग्यता विस्तार में छात्र के लिए शिक्षक की मदद से प्रकृति के तत्वों पर आधारित काव्यों का संकलन कीजिए। अभी आपके पास प्रकृति के तत्वों से पर आधारित अगर आपको कहीं से मिले कविता, तो आप उसका संकलन किया करें, यानी उसका संग्रह करें और उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है।